जी, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉर हाई यील्ड ऑफ जिंजर टू सब्स्टिट्यूट द इम्पोर्ट। जी, इस पे हम देखेंगे आज के जिंजर को कैसे सक्सेसफुली ग्रो किया जा सकता है और कैसे अच्छी यील्ड ली जा सकती है, ताकि ये जो एक ह्यूज बर्डन हमारे पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर है, इसको हमने कैसे कंटेन करना है। बेसिक इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये प्लांटी फाइटा इसका फाइलम है, क्लास लियोप्सिडा है, इस तरह ऑर्डर पूरा इसकी ये क्लासिफिकेशन है। तो टैग है इस फैमिली से। जो हमारी हल्दी की क्रॉप है वो भी इसी खानदान से उसका तल्लक है। टॉर्च एक अदरक होता है उसका भी है। जो इलायची छोटी बड़ी दोनों इसी खानदान से इनका तल्लक है, जिंजिबरेसी फैमिली से। अरबिक नेम जंजबील के नाम से है, कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है। इंग्लिश नेम जिंजर है और हमारे उर्दू में अदरक कहते हैं इसे। और ओरिजिन की बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया का जो इंडिया का हमारा एरिया है, यहाँ भी इसका ओरिजिन है। हर्बेशियस प्लांट है, पीरियड ग्रो किया जा सकता है, लेकिन इसको एनुअली ग्रो करते हैं, यानी कि साल में एक फसल इसकी ली जाती है। लेकिन इसको छोड़ देंगे तो सर्दी में इसके पत्ते जहाँ पे फ्रॉस्ट है उससे खत्म हो जाएंगे, लेकिन राइजोम इंटैक्ट रहेगा सॉइल के अंदर। और जैसे ही फिर उसको दोबारा मौसम मिलेगा तो वो रीग्रोथ भी इसकी हो जाती है। तो ये साला साल चल सकता है अगर इसको फेवरेबल कंडीशंस दे दी जाए। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो इसका स्टेम है वो अंडरग्राउंड, जो अदरक हम खाते हैं वो बेसिकली इसका स्टेम है, यानी जेर जमीन तना की एक किस्म है जिसे राइजोम कहते हैं। तो जो अदरक हम खाते हैं बेसिकली वो तना है इसका, अदरक का। और जो ऊपर हमें इसके पत्ते नजर आते हैं या तना नजर आता है वो उसे सूडो स्टेम कहते हैं, कि वो स्टेम तो है लेकिन असली स्टेम नहीं है। असली स्टेम वो जो हम खाते हैं। लीव्स इसके नैरो ग्रीन होते हैं, फ्लावर इसके स्टीराइल होते हैं। मतलब इस पे पहली बात तो ये है कि फ्लावरिंग इस पे जल्दी होती नहीं है। बहुत फेवरेबल कंडीशन मिले तो फिर इसको इसमें फ्लावरिंग आती है, अदरवाइज नॉर्मली ये फ्लावरिंग इस पे नहीं होती। तो अगर इस पे फ्लावरिंग आ भी जाए तो फ्लावर इसका स्टीराइल होता है, जिसकी इंडिकेशन फिर इसकी ये है कि इसको वेजिटेटिवली प्रोपिगेट किया जाता है। वेजिटेटिवली प्रोपिगेट करने का मतलब ये है कि ये जो बीज से नहीं लगता, जैसे हमारे गंदम का, चने का, इन सारी चीजों का सीड होते हैं, ऐसे सीड नहीं है, बल्कि ये जो इसका स्टेम का पोर्शन है आलू की तरह, जैसे वो ट्यूबर्स, आलू ट्यूबर भी एक जेर जमीन तने की एक किस्म होती है। तो उस आलू की तरह इसके खाने वाले अदरक के पार्ट से ही इसको ग्रो किया जाता है। तो सीड से इसको दुनिया में कहीं भी ग्रो नहीं किया जाता। उससे एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं, वो लोग करते हैं, लेकिन उसकी जर्मिनेशन नहीं होती। पहली बात तो सीड बनाना मुश्किल है, बन जाए तो उसकी जर्मिनेशन नहीं होती। तो लिहाजा इसको वेजिटेटिवली प्रोपिगेट किया जाता है। अदरक जो खाने वाली है उसको छोटे पीसेस में, आगे पूरा तरीका इस पे हम बात करते हैं। हाइट की बात करें तो ये जो शार्ट स्टेचर वैरायटीज होती हैं वो 2 फीट हाइट तक जाती हैं, और कुछ ऐसी वैरायटीज भी हैं जो टाल ग्रोइंग है, लाइक हमारी चाइनीज जो रीजन की वैरायटीज होती हैं वो 4 फीट तक हाइट भी टेन कर लेती हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में। ये अब इसकी फाइंडिंग्स हैं, पूरी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं कि इसके अंदर न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, और बहुत सारी जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इससे मेडिसिन बनाई जाती हैं। और ये बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट, इफेक्टिव है। कॉमन यूजेस की बात करें तो ये हमारे इंडो पाक जो एरिया है, कोई भी ऐसी या हमारी डिश नहीं होती, सालन नहीं होता जिसमें इसको शामिल नहीं किया जाता, तो इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी रेगुलर जो स्पाइस है। तो इसके साथ साथ इसके एसेंशियल ऑयल भी इस्तेमाल होता है बहुत सारी कंट्रीज में। जिंजरोल इसमें से एक्सट्रैक्ट करके और उसको यूज़ किया जाता है। और इसी तरह ये मुख्तलिफ जो बेवरेजेस हैं उसके अंदर फ्लेवर एजेंट के लिए चार चाट, और ये फोक रेमेडी के तौर पे इंडो पाकिस्तान चाइना में इस्तेमाल होता है। नेचुरल यूजेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जो इसका रोल है कि ये बड़ा ही एक इफेक्टिव है। जब हम बात करते हैं जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसकी मोबिलिटी की, यानी मोटिलिटी की, कि वो जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, तो जिंजर बता रहे कंज्यूम करने से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। मतलब फौरी इसमें इफेक्ट होती है। फिर अगर फटीग हो जाए तो बॉडी के अंदर ओवरऑल
इन्फ्लेमेशन को रोकता है, और इसके साथ साथ जो ये खांसी या सर्दियों में अगर चला जो रहे अमराज होते हैं, नज़ला जुकाम, उसमें इफेक्टिव। जी, प्रोडक्शन टॉप 10 प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इंडिया 22 लाख टन की प्रोडक्शन के साथ सर फहरिस्त है। उसके बाद नाइजीरिया पिछले सालों में तीसरे नंबर पे होता था, तो ये 2021 के डाटा में ये नाइजीरिया ने इंडिया को सॉरी चाइना को जो है क्रॉस करके दूसरे नंबर पे आ गया, और चाइना तीसरे नंबर पे है। इसी तरह नेपाल जो है, फिर इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, कैमरून, जापान और श्रीलंका। तो ये टॉप 10 कंट्रीज जिंजर में। बाकी थोड़ा थोड़ा जहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर है जिन कंट्रीज के अंदर, उस वहाँ पे इसकी ग्रोथ होती है। तो ग्लोबल एरिया प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया का जो एरिया है वो 2 लाख हेक्टेयर के करीब है, और प्रोडक्शन उसकी 22 लाख टन के करीब है। और यील्ड की बात करें तो 10.8 टन पर हेक्टेयर यील्ड है इंडिया की। नाइजीरिया के अंदर जो एरिया चाइना से ज़्यादा लगता है, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है। लेकिन पूरा यील्ड टन पर हेक्टेयर की बात करें तो नाइजीरिया की 8.8 टन उनकी एवरेज है, और चाइना की इंडिया के मुकाबले में है 10.7 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से। पाकिस्तान में जो रिपोर्टेड डाटा है वो नेग्लिजिबल एरिया है, 0.006 थाउजेंड टन जो है ना वो हेक्टेयर्स हैं, और जिसमें प्रोडक्शन जो है वो 0.004 थाउजेंड टन के हिसाब से है। आगे एक स्लाइड में बात करते हैं। और इसी तरह ये नेग्लिजिबल वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो वो भी 10.8 टन पर हेक्टेयर है। इंपोर्ट की बात करें पाकिस्तान में, जैसे शुरू में भी बात हुई कि पाकिस्तान अपनी टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो सारी इंपोर्ट से पूरी करता है अदरक के हवाले से। और लगभग ये हमें कोई 80 से 90 हज़ार टन एक साल में चाहिए होता है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, और इतना हम इंपोर्ट करते हैं। और 2020-21 का डाटा देखें तो 15,000 मिलियन के करीब हमारा इसमें जरमाला खर्च हुआ, और 76,000 टन के करीब हमने अदरक इंपोर्ट किया। और इससे पिछले साल 93,000 टन अदरक इंपोर्ट हुआ 19-20 में, और उसकी मालियत भी 15,000 मिलियन के करीब बन रही है। इसी तरह $100 मिलियन से ओवरऑल हम बात करें तो ये ज़्यादा की हमारी एक साल की इंपोर्ट है अदरक की। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डेफिनेटली अगर हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, लोकल प्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, तो ये ऐसे ही बढ़ती जा रही है जो पिछले काफ़ी अरसा से हम इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये एरिया इसकी प्रोडक्शन निगलिजिबल है, 0.01% कह सकते हैं, जो भी बिल्कुल रासा डाटा हमारे पास मौजूद है। तो 6 हेक्टेयर टोटल लगते हैं पाकिस्तान में। डाटा रिपोर्ट जो हमारा FAO स्टैट भी इसको रिपोर्ट करती है। और प्रोडक्शन 4 टन है, और यील्ड टन पर हेक्टर की बात करें तो ये केजी में मैं कहूँ तो 660 केजी पर हेक्टेयर, और एकड़ में निकालें तो 270 केजी पर एकड़ बनती है, जो कि इसके सीड रेट से भी 4 गुना कम है। अच्छा जी, अब कौन सी आइडियल कंडीशंस हैं जिसके अंदर जो अदरक के लिए फेवरेबल हैं, या जिनके अगर हम कहें कि ये कंडीशन जहाँ पे मीट करें तो वहाँ पे अदरक को अच्छे तरीके से ग्रो किया जा सकता है। तो उसमें रेनफॉल आइडियल की अगर हम बात करें 2500 मिलीमीटर से लेके 3000 मिलीमीटर सालाना एवरेज अगर एनुअल रेनफॉल है, तो वहाँ पे आइडियल कंडीशन ये नीचे तीनों जो हैं वो ऑटोमेटिकली मीट हो जाती हैं, जिसमें टेम्परेचर 15 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहता है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो 70% के करीब रहती है। सॉइल पीएच की बात करें तो 5.7 से 6.5। तो ये रिसर्च स्टडी के मुताबिक ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर ये आइडली अवेलेबल हों तो जिंजर को विदाउट स्पेशल केयर जो एक्स्ट्रा शेड के बगैर, या जहाँ पे ये एनवायरमेंटल कंडीशन मौजूद होंगी, इसको ओपनली कल्टीवेट किया जा सकता है। तो 15 डिग्री से नीचे टेम्परेचर पे इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, 32 से ऊपर इसकी जो हीट का इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, और नमी अगर जितनी 70% से नीचे ड्रॉप करती जाएगी तो उतना ही इसकी क्रॉप इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो
तो बाकी सॉइल पीएच की बात करें तो स्लाइटली एसिडिक जो सॉइल की पीएच है वो इसके लिए आइडियल होती है। रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेसफुल जिंजर कल्टीवेशन इन पाकिस्तानी पाकिस्तानी क्लाइमेट के अंदर हम कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं। अब जो पिछली 4 कंडीशंस की बात हो रही है तो ये आइडली पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में तो ये बिल्कुल भी ये कंडीशंस आइडली नहीं है। तो इसीलिए यही एक वजह है कि इसको हमारे यहाँ ग्रो नहीं किया जाता, क्योंकि ये फैक्टर्स हैं जहाँ भी दुनिया में जिंजर ग्रो होता है मोस्टली इन फैक्टर्स के करीब जो है ना वो अ, वहाँ की इन्वायरमेंट होती है। और जिसमें इसमें जितने करीब इन फैक्टर्स के करीब इन्वायरमेंट होगी उतनी अच्छी प्रोडक्शन होगी। अब पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में सबसे पहले हमें टनल इसके लिए चाहिए होगा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जिसके अंदर मौजूद हो, और शेडिंग नेट ऊपर रिक्वायर्ड है। तो आगे डिटेल में हम इस पे जाएंगे कि ये कैसे इसको ग्रो कर रहे हैं। अब सोइंग टाइम की बात न करें तो जिंजर को सोइंग इसकी तब आइडियल टाइम होता है जब आपका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर स्टेबल हो जाए, नाइट टेम्परेचर स्पेशली। मसलन फरवरी मार्च के अंदर, 15 फरवरी के बाद जो हमारा ये पंजाब का स्पेशली सेंट्रल पंजाब, यहाँ टेम्परेचर 15 फरवरी के बाद 15 डिग्री से ऊपर स्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त आइडियल टाइम होता है कि इसकी सोइंग कर दी जाए। लेकिन जितनी हमारी ये पोठोहार का रीजन है या हमारी लो हिल्स हैं तो वहाँ इसका टेम्परेचर जाके मार्च में स्टेबल होता है। तो फरवरी नॉर्मली वहाँ ठंडा निकल जाता है, तो वहाँ मार्च से लेके फिर अप्रैल के एंड तक आइडियल टेम्परेचर होता है कि आप इसको वो सो कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसी के पास कंट्रोल कंडीशन है जर्मिनेशन करवाने के लिए तो वो 22 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस पे टेम्परेचर पे अगर इसको रखें तो जो है ना इसकी जर्मिनेशन आइडियल होती है। यानी कि अगर हम एक नंबर ऑफ जो टेलर्स हैं वो भी अच्छे होते हैं और टेलर का साइज भी अच्छा होता है। वो जो स्प्राउट है उसका साइज और उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी है, इस पे आती है। अब इसमें समटाइम ये होता है आप टेम्परेचर ज़्यादा दे देंगे, जर्मिनेशन थोड़े दिनों में हो जाएगी लेकिन वीक स्प्राउट्स निकलेंगे। अगर इससे टेम्परेचर लो रखेंगे तो दिन ज़्यादा लेगी और स्प्राउट जो है वो कदरे मोटा होगा, लेकिन वो दिन इतने ज़्यादा होते हैं समटाइम उसमें रॉटनिंग भी आ जाती है। 15 से नीचे टेम्परेचर पे अगर जर्मिनेशन के लिए लगा देंगे बीज गल जाएगा और जर्मिनेशन पुअर होगी या ना होने के बराबर होगी। तो थंब रूल ये है कि विंटर जैसे ही ख़त्म होता है और टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर स्टेबल होता है किसी भी एरिया में तो वहाँ पे इसको ग्रो किया जा सकता है। सिवाय जो हमारी हाई हिल्स हैं जहाँ पे बर्फबारी और इस तरह के एरियाज होते हैं तो वहाँ चूँकि हमारे सर्दी लेट ख़त्म होती है और आगे फिर सर्दी जल्दी शुरू हो जाती है, इसको स्पैन नहीं मिलता। तो उसको 8 से 10 महीने का स्पैन चाहिए होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऊपर का रीजन जो हमारे जो हिल्स हैं और जो हमारे प्लेन्स हैं इसके अंदर इसको ग्रो किया जा सकता है। लैंड प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले चीजल प्लो से जो इसकी हार्ड पैन को साइल की ब्रेक कर लेना बहुत फायदेमंद रहता है जहाँ पे अपने जिंजर ग्रो करना है। तो 2 से 3 प्लोइंग्स इसकी की जाती हैं और बाद में उसको प्लैंकर सुहागा चला के हल 2 से 3 हल चलाने के बाद सुहागा चला के उसको लेवल कर लिया जाता है। और 50 टन यानी 12 से 15 बड़ी ट्रॉली जो हैं फार्म यार्ड मैन्योर की या गोबर की गली सड़ी खाद की फी एकड़ के हिसाब से इसके लिए चाहिए होती हैं। इसमें ख्याल ये रखा जाना चाहिए कि जो गोबर की खाद है वो वेल रॉटन हो, मतलब अगर उसकी डिकम्पोजिशन अच्छी होगी तो उस पे जो है ना बाद में समटाइम डिजीजेज आ जाती हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं और समटाइम ये होता है कि अगर उसकी डिकम्पोजिशन पहले नहीं हुई हुई प्रॉपर तो सॉइल के अंदर आके जब फार्म यार्ड मैन्योर की या गोबर की खाद की डिकम्पोजिशन शुरू होती है तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम करना शुरू कर देती है, नाइट्रोजन कंज्यूम करना शुरू कर देती है, जिससे पौधे को खाद नहीं मैसर होती। वो खाद जो है वो अपनी डिकम्पोजिशन के अंदर जो गोबर की खाद है वो
इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिससे फिर पौधे के ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है और समटाइम मोर्टिलिटी भी हो जाती है। सोलराइजेशन ऑफ साइल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है अगर कर लिया जाए। इसमें किया ये जाता है कि कोई 1 से 2 महीने के लिए सॉइल को पॉलीथीन शीट से, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट से कवर कर दिया जाता है। यानी ये ऑर्गेनिक मैटर आपने डाल लिया, इसको अच्छे से सॉइल अपनी तैयार कर ली, तो उसके बाद आप उसको पॉलीथीन शीट से कवर कर दें 1 से 1.5 महीने के लिए। उससे ये होगा कि जो साइल के अंदर डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं वो बड़ी हद तक तल्फ हो जाते हैं, और उससे बाद में जो क्रॉप के ऊपर प्रेशर है पैथोजेंस का, पेस्ट्स का, वो बहुत कम हो जाता है। और उसके साथ साथ जो कोई ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होने से रह जाता है, वो भी अंदर टेम्परेचर राइज करने से उसकी डिकम्पोजिशन अच्छी हो जाती है। ये फार्म यार्ड मैन्योर ज़्यादा डालनी है, ज़्यादा से ये कि बिल्कुल साइल को इतनी ज़्यादा डालें कि कवर कर दें, लेकिन ये बात माइंड में ज़रूर रखनी है कि टाइम, मतलब सफिशेंट टाइम होना चाहिए सोइंग का और फार्म यार्ड मैन्योर की एप्लीकेशन का। कम से कम 2 से 3 महीने पहले आप गोबर की खाद डालेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। समटाइम ये होता है कि सोइंग से अगर जस्ट या कुछ दिन पहले अगर फार्म यार्ड मैन्योर डाली जाए तो क्रॉप के ऊपर इफेक्ट आता है, और उस सूरत में ज़्यादा आता है जब जो फार्म यार्ड मैन्योर है वो प्रॉपर उसका गलने सड़ने का अमल या डिकम्पोजिशन का अमल प्रॉपर ना हुआ हो। सीड रिक्वायरमेंट जी, कितना सीड चाहिए होता है 1 एकड़ के लिए अदरक के लिए, तो वो 900 kg से लेके 1000 kg तक इसकी सीड रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए जो हेल्दी राइजोम्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, मतलब ग्रेडिंग की जाती है कि जिनके अंदर बज़ाहिर कोई वो गलाव नहीं है, सॉफ्टनेस नहीं है, और वो देखने में फ्रेश राइजोम्स हैं, उनको उनको अलग कर लिया जाता है। फिर उनको छोटे पीसेस में ब्रोक कर लिया जाता है, यानी कि उसको 2 से 3 जिसके अंदर आइज, पोटेंशियल आइज हों, तो उन छोटे पीसेस में ब्रेक करने के बाद फिर उसको 2 से 3 दिन के लिए ड्राई कर लेते हैं शेड के अंदर। तो ड्राई करने का मकसद ये होता है कि जहाँ से आपने अदरक को काटा है वहां पे उसकी हार्डनिंग हो जाए। अगर हम उसको काटने के फौरन बाद सोइंग कर देंगे, पानी लगाएंगे, तो वहाँ रॉटनिंग के चांसेस और जो पैथोजन की इन्फेस्टेशन है उसका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हार्डनिंग कर लेंगे तो नेचुरल हीलिंग का एक प्रोसेस होता है। अब उससे ये होता है कि जो हमारा राइजोम में क्योर हो जाता है, और फिर उसपे जो एनवायरमेंटल या सॉइल के अंदर जो पैथोजन है वो उस पर इतना इफेक्ट नहीं करते। तो उसके बाद फिर सीड ट्रीटमेंट की जाती है, सैंड के अंदर इसकी सोइंग कर दी जाती है। ये ऐसे कोई तरपाल नीचे बिछा के आप उसको ड्राई कर सकते हैं शेड के अंदर ही। कोई दरख्त के शेड साया भी हो सकता है, या कोई बरामदे के अंदर आप कर सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डिफरेंट पैथोजेंस हैं उनसे सीड को बचाना सोइंग से पहले बहुत ज़रूरी है। और उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की बात करें तो 10 ग्राम पर लीटर, ये भी 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर है वो। मैंकोजेब फंजीसाइड है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंजीसाइड है मेनली, लेकिन बैक्टीरिया को भी स्प्रेस करता है। और बेंजियोथायोजोलिनोन प्योरली बैक्टीरियासाइड है। ये 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से तीनों जो ये अज़र अद्वियात हैं इनका सोल्यूशन बनाने के बाद उसमें 10 से 15 मिनट के लिए सीड राइजोम्स को डिप करना है, और फिर 12 से 24 घंटे के लिए या एक दिन रफली आपने उसको ड्राई करना है शेड के अंदर। फिर नेक्स्ट डे सीड आपका रेडी है सोइंग के लिए। सैंड में सोइंग कैसे करनी है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। प्री स्प्राउटिंग सैंड में करने का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि पॉपुलेशन जो हमारी है वो इससे हम मैक्सिमम इंश्योर कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली लगाएंगे, हमें नहीं पता होता है कि ये जो सीड है इसकी जर्मिनेशन जो है, क्योंकि इसकी 25 से 30 दिन जर्मिनेशन ले जाता है। तो सम टाइम अगर आप डायरेक्टली लगा देंगे तो गैप्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जिससे ओवरऑल क्रॉप की यील्ड और क्रॉप की जो ग्रोथ है वो मुतासर होती है।
क्योंकि एक जब पॉपुलेशन पूरी होती है एक माइक्रो एनवायरनमेंट बनता है सॉइल का, प्लांट कैनोपी का, तो वो नहीं बन पाता, जिससे फिर मतलूब बनता है जहाँ से नहीं होते। तो सैंड की लेयर लगाई जाती है 2 से 3 इंचेस की, नीचे बिछाते हैं वो, आगे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। और फिर उसके ऊपर अदरक के सीड की लेयर लगा देते हैं, और उसकी सिंगल लेयर लगाने के बाद फिर उसको 1 इंच सैंड के साथ ऊपर से कवर कर देते हैं। और फिर उसको स्प्रिंकलिंग करके सोइंग के फौरन बाद जो ये सम टाइम पाइप के आगे पारा मिल जाता है वो लगा लेते हैं, और उससे फिर शावरिंग सिस्टम के तहत पानी देते हैं, तो फिर वो यूनिफॉर्म जो पानी वो जाता है। अगर आप फ्लड करेंगे तो किसी जगह ज़्यादा लग जाएगा, किसी जगह पानी खड़ा हो जाएगा, किसी जगह पहुंचेगा ही नहीं, तो उससे फिर जर्मिनेशन इफेक्ट होती है। तो स्प्रिंकल करके शावर करके पानी देना है, और फिर बाद में सैंड को वेट रखना है। मसलन अगर आपने एक दिन पानी दिया है, अगले दिन अगर सॉइल वेट है तो पानी ना दें, सैंड वेट है। नॉर्मली अगर हल्का पानी डेली देते रहेंगे फरवरी मार्च में तो वो सफिशेंट होता है। इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने हर टाइम सॉइल को वेट रखना है, ओवर इरीगेट नहीं करना और ना ही सूखने देना। नॉर्मली 25 से 30 दिन अदरक लेता है स्प्राउटिंग के लिए। मेथड लगाने का तरीका क्या है? वॉक इन टनल चाहिए। वॉक इन टनल जो 7 से 8 फीट के दरमियान होती है, उसके अंदर इसको ग्रो किया जा सकता है सक्सेसफुली। और शेडिंग नेट उसके ऊपर डाला जाता है, साइडों से कोई 2 से 3 फीट जगह जमीन से छोड़ दी जाती है। और साइडों पे एक कॉमन प्रैक्टिस है, पिछले 2 साल से फार्मर एडिशनल बेनिफिट ये ले रहे हैं इंटरक्रॉपिंग का, कि साइडों पे करेला लगा दिया जाता है, और करेले से भी इनकम फार्मर ले लेता है, और नीचे जो है वॉक इन टनल के अंदर वो अदरक होता है। अच्छा, फिर अब आगे कौन सा शेड, इसमें ब्लैक नेट, ग्रीन नेट और इवन सिरकी सरकंडा जो होती है उससे भी काम चलाया जा सकता है। ब्लैक नेट या ग्रीन नेट 70% शेडिंग कैपेसिटी की चाहिए ये प्लेन एरियाज में, सेंट्रल पंजाब लाइक दैट। और 50% ब्लैक नेट या ग्रीन नेट 50%, या सिंपल सिरकी सरकंडा ये पोठोहार या जो हमारी लो हिली एरियाज हैं वहाँ पे इतना जो सफिशिएंट होता है शेड। रोड रोड डिस्टेंस की बात करें तो 2 फीट इसके लिए या 60 सेंटीमीटर आइडियल होता है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की बात करें 20 सेंटीमीटर या 8 इंचेस प्लेन एरियाज के लिए, और 12 इंचेस जो हैं वो पोठोहार रीजन के लिए या लो हिल्स के लिए। और जो सोइंग है वो पोठोहार के रीजन में जहाँ बारिशें निस्बतन ज़्यादा हैं वहाँ बेड्स पे ठीक रहती है। और अगर हम प्लेन एरियाज की बात करें तो रिजेस पे, और उससे भी ज़्यादा बेहतर मॉइस्चर मेंटेन करा फरो के अंदर है कि आप फरो में एक छोटी फरो बना के उसके अंदर अदरक लगाते हैं, फिर बाद में अर्थिंग अप करके उसको एक छोटी रिज की शक्ल दे दी जाती है, तो वो उसमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चर मेंटेन करना, थोड़े पानी से आप मॉइस्चर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये इसकी जो सोइंग की डेप्थ है वो 1 इंच रखी जाती है, और फिर उसको कवर कर दिया जाता है। ये ऐसे आप देख सकते हैं, इतनी फरो है इसमें सीड रखे हैं और उसको कवर कर दें। फिर उसके बाद मल्चिंग की बात करें तो पैडी स्ट्रॉ या शुगर केन लीव्स या पाइन नीडल्स, ये 3 चीज़ें जो इस पे जिन पे हमने ट्रायल किए हैं, तीनों पे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और बेसिकली इसमें मल्चिंग का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आप मॉइस्चर मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे ये हीट वेव चलती है उस वक्त मॉइस्चर मेंटेन रखना, ये मल्च के बगैर या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बगैर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे एक फ़ायदा मॉइस्चर मेंटेन होता है, वीड्स कम आती हैं, और नीचे सॉइल का जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो बेहतर हो जाता है। फर्स्ट मल्चिंग जो है वो जस्ट आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, जब आपने खेत में अदरक को मुंतकिल कर दी है तो उस वक्त फौरन से आपने मल्चिंग करनी है, जो भी मटेरियल अवेलेबल हो, चाहे ये शुगर केन लीव्स, ड्राई लीव्स हों, गन्ने की खोली जिसे कहते हैं, या पैडी स्ट्रॉ जिसे पराली कहते हैं, या पाइन नीडल्स, ये चीड़ की जो वो बारीक नीडल्स पत्ते गिरते हैं चीड़ के पहाड़ी इलाकों में, तो वो ये तीनों की मल्चिंग हो सकती है। सॉइल को टोटली कवर करना है ताकि जो सूरज की शुआएं हैं डायरेक्टली सॉइल का टेम्परेचर वो ना राइज करें, उससे प्लांट जो है वो हीट वेव से बचता है। फिर उसके बाद 60 दिन जब ट्रांसप्लांटिंग को हो जाए तो सेकंड मल्चिंग भी
रिकमेंडेड है। उससे ये होता है कि बहुत सारी जगह पे मल्च ख़राब हो जाती है, हवा से इधर उधर हो जाती है, तो वहाँ पे आप गैप्स को फिल कर दें और एक दफ़ा फिर मल्चिंग कर दें, तो उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं होती कि आप ना मल्चिंग करें। फिर आगे टेम्परेचर मुद्दत होना शुरू हो जाता है, मानसून शुरू हो जाता है, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं रहती। फिर सफिशिएंट वाटर थ्रू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जस्ट आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग द जिंजर, बिल्कुल ये ड्रिप करना होता है ट्रांसप्लांटिंग के बाद। बल्कि इसमें ये अगर मुमकिन हो तो आप ड्रिप सिस्टम अपना पहले सारा सेटअप बना के सारी उसको चला लें, इरिगेट कर लें फील्ड में, फिर उसमें ट्रांसप्लांट करें, तो वो सबसे बेस्ट होता है। उसमें आपकी मोर्टिलिटी रेट बहुत कम होता है। ये तरीका है कि ऐसे ये देखें कि मॉइस्चर है, तो उसी मॉइस्चर के अंदर जिंजर को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। इसको साइल से कवर करने के बाद ये राइट साइड पे पिक्चर आप देख रहे हैं, और ऊपर ड्रिप लाइन रख दी जाती है। तो ये मल्चिंग का तरीका है। बेहतर तो ये है कि आप सारी सॉइल कवर कर दें, नहीं तो एटलीस्ट जहाँ पे प्लांट की का एरिया जहाँ आपने जिंजर ग्रो किया हुआ है या प्लांट्स आपके हैं वहाँ पे उस एरिया को कवर कर दें। फर्टिगेशन ऑफ जिंजर, अगर इसकी हम फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो इसमें है NPK 30-20-20, यानी कि 30 kg इसको चाहिए होती है Recording stopped. नाइट्रोजन पर एकड़, और 20 kg इसको चाहिए होती है फास्फोरस पर एकड़, और इसी तरह 20 kg इसको चाहिए होती है पोटाश। तो अब जब हम इसमें खादें जो प्रेफरेबली जो अच्छा परफॉर्म करती हैं वो अमोनियम सल्फेट है, 125 kg चाहिए होती है हमें ये इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए। मोनोमोनियम फास्फेट जिसे MAP कहते हैं वो 25 kg चाहिए होती है। फास्फोरिक एसिड जिसे ये PAB बोल देते हैं एब्रीवेशन में, 8 kg रिक्वायर्ड होता है लिक्विड है, लेकिन केजीज में एसिड है, केजीज में ये किया जाता है। तो ये फास्फोरिक का सोर्स भी है फास्फोरस का, और उसके साथ साथ ये पीएच को भी लो करता है। सल्फेट ऑफ पोटाश की बात करें SOP की, तो वो 40 kg पर एकड़। अब Recording इसको in आपने देना progress. कैसे, अप्लाई कैसे करना है, तो एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग आपने बेसल डोज जो देनी है वो MAP 12.5 kg और SOP 20 kg, ये दोनों खादें बेसल डोज में इस्तेमाल करनी है, एक दफ़ा में ये डाल देनी है। उसके बाद सोइंग कर दिया आपने। सोइंग करने के बाद 30 दिन कोई खाद नहीं देनी। 31वें दिन से लेके 60वें दिन तक, यानी एक पूरा महीना, एक महीने के बाद जो अगला पूरा महीना होगा, 31वें दिन DAP का मतलब आगे जो लिखा हुआ डेज आफ्टर प्लांटिंग, यानी प्लांट करने के 31वें दिन बाद आपने शुरू करनी है खाद देनी। और 60 दिन तक जो डोज रखनी है वो अमोनियम सल्फेट पूरे महीने के लिए 12.5 kg चाहिए होगी। लेकिन अब आप उसको उसमें केजी पर डे के हिसाब से कैलकुलेट हमने करके लिखी हुई है फिगर, तो वो 416 ग्राम या 0.416 kg पर डे इस्तेमाल होगी डेली के बेस पे। तो उसमें ये भी होता है कि अगर आपकी डोज किसी वजह से मिस हो गई है या कोई बारिश ज़्यादा हो गई है, पानी नहीं लग सकता क्योंकि आपने ड्रिप इरिगेशन करनी होती है, तो फिर आप 2 दिन की डोज इकट्ठी भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि शदीद गर्मी में आप जितनी डोज डेली बेसिस पे देंगे उतना ही अच्छा उसमें फ़ायदा होता है। इसी तरह MAP की डोज 1.25 kg और सिर्फ 41 ग्राम जो MAP डेली अगर दे देंगे 1 एकड़ में, तो इसके लिए सफिशेंट होगी। पौधा शुरू में छोटा होता है, रिक्वायरमेंट थोड़ी होती है। फास्फोरस एसिड जो है वो 0.8 kg यानी जस्ट 800 ग्राम पर एकड़ पूरे महीने के लिए, और जो 26 ग्राम डेली का फास्फोरस पूरे एकड़ के लिए 30 दिन आपने जारी रखना है। इसी तरह SOP 2 kg और 66 ग्राम पर डे पर एकड़ आपने 30 डेज के लिए रखनी है। और बात करें हम फिर अगले जो 2 महीने होंगे 61 डे से लेके 120 डे तक, उस वक्त आपने अमोनियम सल्फेट 37.5 kg हो जाएगी, और डेली की डोज इसकी 625 ग्राम, और इसी तरह MAP 3.75 kg हो जाएगी, और इस डेली की डोज 62 ग्राम। फिर फास्फोरिक एसिड 2.4 kg और डेली डोज 40 ग्राम। और SOP की बात करें तो 6 kg चाहिए होगा टोटल, और 100 ग्राम इसकी पर डे इसकी डोज होगी पर एकड़।
इससे अगले जो 121th डे से लेके टू 10th, यानी कि जब इसकी मेच्योरिटी के करीब इसने उसके बाद पहुंच जाना है, तो ये अगले जो 3 महीने होंगे, तो उसकी डोज ये है कि 75 kg पूरी अमोनियम सल्फेट आपको चाहिए। तो और 833 ग्राम पर डे 90 डेज के लिए आपने ये जारी रखनी है डोज। इसी तरह MAP की बात करें तो वो है, और आ उसके जाओ। साथ साथ जी, फिर आगे है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की बात करें तो उसके तहत आपने पानी देना है उसकी। अगर इसकी हम पर डे में रिक्वायरमेंट देखें तो वो 138 से लेके 148 मार्च के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। लीटर्स पर एकड़ पर डे की बात करें तो 5,585 लीटर से लेके 5,999 लीटर पर एकड़ रिक्वायर्ड होता है। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में 5 से 7 मिनट नॉर्मली, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये सॉइल टू सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर इसका बड़ा डिपेंड करता है। जिस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और उसमें पानी की ज़रूरत निस्बतन कम होती है। और इसी तरह कुछ सॉइल्स होती हैं उनके अंदर पानी ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट कर जाता है। तो ये वेरी करेगा, लेकिन एक जो हमारी डिस्चार्ज है, नॉर्मल डिस्चार्ज वाली ड्रिप जो पाकिस्तान के अंदर ये पाई जाती है, उसकी बात हम करें तो उस हिसाब से देखें तो जिसका डिस्चार्ज 2 लीटर पर आवर के हिसाब से हो, और मीटर टू मीटर डिस्टेंस उसका 0.25 मीटर, और रो टू रो डिस्टेंस अगर 60 सेंटीमीटर या 0.6 मीटर रखा जाए, तो इस लेआउट की जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वहाँ आप मार्च के अंदर 5 से 7 मिनट अगर इसको पानी देंगे तो इसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन इस पे थंब रूल ये है कि आपने मॉइस्चर मेंटेन रखना है। अगर ये 7 मिनट से ज़्यादा चलाना पड़ता है तो उसको चलाना है। और उसमें ये कि सॉइल वेट रहे हर टाइम। सॉइल ड्राई करेगी तो हमारा हॉट एरियाज़ हैं, यहाँ पे हीट से पौधे मुतासर होंगे। अगर सॉइल आपकी वेट रहेगी तो उससे थोड़ा बहुत फोलिएज पे स्ट्रेस ज़रूर आता है, लेकिन आपका प्लांट सरवाइव करता रहता है। फिर एक ये है कि अगर 10 mm रेनफॉल हो जाए एक दिन में, तो आप 2 से 3 दिन के लिए इरिगेट सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी बेहतर ये होता है कि आप उसकी जो फर्टिलाइज़र है वो वेंचुरी की स्पीड तेज़ करके थोड़े से पानी के साथ फर्टिलाइज़र उसको दे दें, ताकि फर्टिलाइज़र की डोज आपकी मिस ना हो और इरीगेट उसको ना करें। तो इसी तरह फिर ये अप्रैल के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, फिर मई में और बढ़ जाएगी, जून में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह फिर जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट, टिलर निकलते जाते हैं, पौधे का कैनोपी साइज बढ़ता जाता है और वो जगह भी ज़्यादा घेर लेता है, और वेपोरेशन सिस्टम और सारी चीज़ें उसकी स्पीड अप हो जाती है, ग्रोथ तेज़ हो जाती है, और बायोमास इतना ज़्यादा बनाता जाता है, फिर उसको पानी की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज़्यादा है। इस तरह मैं अगर इसको समराइज करूँ तो 5 से लेके 7 मिनट से शुरू होके ये फिर 22 से 26 मिनट तक भी जाता है। फिर नवंबर में सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है, फिर इसकी पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और दिसंबर में और ज़्यादा कम हो जाती है। फिर दिसंबर के अंदर जाके इसकी वैसे ही ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। फिर आपने ना इसको खाद की ज़रूरत रहती है और ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है। और फिर हार्वेस्टिंग से 1 महीना पहले इसका जो इरिगेशन है उसको स्टॉप कर देना चाहिए, ताकि जो आपका सीड निकले उसमें ओवर मॉइस्चर होने की वजह से रॉटनिंग ना आए, उसकी स्टोरेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हार्वेस्टिंग जी, जैसे अभी मैंने बात की कि नवंबर दिसंबर में ये रेडी होती है हार्वेस्टिंग के लिए, कि आप इसको फ्रेश यूज़ के लिए हार्वेस्ट कर सकते हैं। कि उस वक्त जो इसका फोलिएज है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है सर्दी से, लेकिन अभी फोलिएज इंटैक्ट होता है, ख़त्म नहीं होता। तो मज़ीद इसकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे शुरू में बात हुई थी कि टेम्परेचर 15 से 32 डिग्री इसके लिए आइडियल है। 32 डिग्री टेम्परेचर तक ये अच्छी इसकी ग्रोथ जारी रहती है। 15 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर होगा तो इसने ग्रोथ करनी है। 15 से नीचे जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो इसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप कर जाती है। तो नॉर्मल हमारे यहाँ नवंबर एंड पे या दिसंबर के अंदर टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली 15 दिसंबर के बाद टेम्परेचर इससे नीचे गिर जाता है। तो उसके बाद फिर इसको फ्रेश पर्पज़ के लिए अगर आपने इस्तेमाल करना है तो रखना
बेसबूद है, आप उसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर इसको सीड पर्पज के लिए रखना है तो फिर इसको लेट जनवरी टू अर्ली फरवरी, यानी कि आपने जब फिर सोइंग करनी है उससे 10 दिन पहले 15 दिन पहले इसको हार्वेस्ट करना है। फरवरी के तीसरे हफ्ते में हम इसकी सोइंग करते हैं, तो आप फरवरी के पहले वीक में इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो उस वक्त इसका ऊपर से फोलिएज टोटली ड्राई हो चुका होता है, क्योंकि फ्रॉस्ट का पीरियड इसने देख लिया होता है। और नीचे जो सॉइल के अंदर राइजोम है वो इंटैक्ट रहते हैं। समटाइम वो थोड़ा उनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन उससे सीड की जर्मिनेशन या वाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ा डिटीरियोरेट हो जाती है उसको फ्रेश कंज्यूम करने के लिए। लेकिन जो दिसंबर के अंदर उसकी क्वालिटी आइडियल होती है फ्रेश फ्रेश कंजप्शन के लिए। सीड के लिए इसकी क्वालिटी आइडियल होती है फरवरी अर्ली हार्वेस्ट करेंगे तो। डिजीजेस और इंसेक्ट पेस्ट। डिजीजेस इसमें बैक्टीरियल डिजीज और फंगल डिजीजेस जो हैं ये इस पे इफेक्ट करती हैं। बाकी अगर हम बात करें इंसेक्ट पेस्ट की तो वो इतना इस पे खतरा नहीं है एज कंपेयर टू अदर क्रॉप्स हमारे यहाँ हैं। तो इसमें इंसेक्ट पेस्ट में शूट बोरर आ जाता है, काटवर्म आ जाता है, लीफ रोलर आ जाता है, अमेरिकन वर्म। लेकिन जो सकिंग जितने भी पेस्ट हैं वो उस पर अटैक नहीं करते। और इवन हमने यहाँ तक देखा है कि टनल के अंदर जहाँ अदरक लगा होता है उसके बाहर अगर हमारे यहाँ नॉर्मली टमाटो की क्रॉप होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा समटाइम इंसेक्ट आ जाते हैं। ये सेकंड पेस्ट वाइट फ्लाई भी आ जाती है, और ये और भी इंसेक्ट्स जो हैं वो आते हैं। जहाँ पे अदरक होती है वहाँ इंसेक्ट वाइट फ्लाई लाइक ये घुसते भी नहीं है। तो बोरर इसमें आ जाता है, समटाइम काटवर्म आ जाता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा अटैक नहीं है। मैकवर्म आती है, वो थोड़ा पत्तों को आके डैमेज करती है, लेकिन उससे उससे ये होता है कि आपको एक दो सर्वे करने पड़ते हैं, जिससे फिर ये इसमें बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट है, और बैक्टीरियल विल्ट है, और राइजोम रॉट्स है, और निमाटोड्स, ये इसको अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए जैसे शुरू में मैंने बताया था कि सी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है जो इसको डिजीज से बचाती है। और उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की बात हुई थी, मैंकोजेब की बात हुई थी, बेंजीथाइजोलोन की बात हुई थी, कि वो अगर हम उसकी कर लें तो आपका पौधा जो है वो बड़ी हद तक इन बीमारियों से महफूज हो जाता है। जब पौधा चल जाता है फिर वो जो उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। फंगस की बीमारी जो है वो इसको बड़ा अफेक्ट करती है, लेकिन उतना लीथल नहीं है। इसमें पूरा पौधा समटाइम डैमेज नहीं होता, यील्ड पे फर्क आता है, लेकिन प्लांट चलता रहता है। और कई दफ़ा ये होता है कि एक हिस्सा अगर मुतासर हो गया है, दूसरा हिस्सा चल गया, तो पहले वाला हिस्सा वो ख़त्म हो जाएगा और जो नया हिस्सा चला है अगर उसको बाद में फेवरेबल कंडीशन मिल गई हैं तो वो चल पड़ता है। बैक्टीरियल जो डिजीज़ हैं उसके अंदर ये होता है कि वो इसको बुरी तरह मुतासर करती है और इवन पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। तो ये डिजीज़ की इसकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है। अगर उसमें आप कामयाब हो जाते हैं तो इसमें खातिर खा जो पैदावार भी हासिल की जा सकती है और मुनाफा कमाया जा सकता है। ये एक एस्टीमेट हमने कास्ट बेनिफिट रेशो का 1 एकड़ का निकाला है। तो इसमें जो थोड़ा सा इसको इस तरह रखा गया है कि प्लांट पॉपुलेशन पर एकड़, जो हमारे प्लेन एरियाज की, जैसे मैंने बताया था कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस थोड़ा कम होता है क्योंकि यहाँ पे साइज हीट की वजह से कम बनता है। तो 32,000 प्लांट के करीब इसमें एकड़ में आते हैं। ये फैसलाबाद और जड़ावाला के दो लोकेशंस दिखाई गई हैं। और वहाँ राइजोम वेट पर प्लांट की बात करें तो 340 ग्राम और 360 ग्राम। इसी तरह कलर कहार और इस्लामाबाद की बात करें तो 700 ग्राम तक प्लांट जो है उसकी एवरेज। इसी तरह ये पॉपुलेशन की बात करें तो 26,000 रह जाती है जब आप 1 फीट रखते हैं प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। अब हम इसकी ये कंसीडर कर लेते हैं कि आपकी पॉपुलेशन आपने इतनी लगाई थी लेकिन 50% मोर्टिलिटी हो गई। तो ये अज्यूम करते हैं हम, और 50% मोर्टिलिटी के बाद हाफ पौधों के ऊपर जब हम यील्ड कैलकुलेट करते हैं तो 5 साढ़े 5 टन के करीब जो है वो यील्ड आती है प्लेन एरियाज में। और कलर कहार और इस्लामाबाद के एरिया में 8 से 9 जो टन पर एकड़ का पोटेंशियल है। तो इसी तरह जब हम इसका पर केजी रेट हम कैलकुलेट करते हैं
तो इस तरह तो ये जो साल गुजरा है 600 रुपये पर केजी से नीचे अदरक गया ही नहीं है, और 800 रुपये पर केजी तक भी ये मिलता रहा है। तो अगर हम मिनिमम रखें ₹250 पर केजी, तो 13,60,000 रुपये पर एकड़ इनकम बनती है। अब इसमें एक बात इसी तरह फिर ये प्लेन अगले जड़ा वाला की बात करें तो 14,40,000, कलर खार की बात करें तो 22,75,000, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है। इसी तरह इस्लामाबाद की बात करें तो 21,12,500। तो अब इसमें गौरतलब बात यह कि जितनी आप मोटिलिटी परसेंटेज कम कर लेंगे, जितना उसकी यील्ड बढ़ा लेंगे, उतना ही आपकी इनकम और प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जाएगा। अब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, रनिंग जो इस पे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अबाउट 10 लाख रुपीज पर एकड़ है, जिसमें 5 लाख के करीब सीड की कास्ट है जो आपने इनिशियल लगाना है मिनिमम रेट के ऊपर। आगे जो नेट रिटर्न की बात करें तो 3,60,000 के करीब हमारे ये फैसलाबाद में, और 4,40,000 के करीब जड़ावाला में, इस तरह 12,75,000 के करीब कलर कहार में, और 11,12,000 समथिंग जो है वो इसके अंदर इस्लामाबाद के। तो इसमें बेहतर मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे ये मैं बात एम्फसाइज करूंगा कि अच्छी अगर हम प्रोडक्शन ले लेते हैं तो हमारी जो रवायती फसलें हैं उन सब से ज़्यादा हमें प्रॉफिट अदरक के अंदर मिल सकता है। और फिर उसमें ये है कि जो हमारा एक कीमती ज़र मुबादला, इनके पास एक कीमती ज़र मुबादला खर्च हो रहा है इसका मिर्च, और उसमें ये ग्रो करते हैं। वो वाले फार्मर्स अगर इसको स्मॉल स्केल से शुरू करके अपना सीड डेवलप करके और इसको स्केल अप करते जाएं, तो वो इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और मुल्क की खिदमत उसमें ये है कि जो हमारी इंपोर्ट हो रही है उसको हम रोक सकते हैं। अब वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट आरी, जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिससे मेरा ताल्लुक है, जहाँ पे हम अदरक पे काम कर रहे हैं। तो इसकी जो चीदा चीदा अचीवमेंट्स हैं वो क्या है कि सबसे पहले कि कलेक्शन ऑफ जर्म प्लान, डिफरेंट सोर्सेज से जर्म प्लान को कलेक्ट किया गया और उसकी स्क्रीनिंग की गई कि इसमें चाइना, थाईलैंड, बर्मा, टर्की, इंडोनेशिया, इंडियन ओरिजिन के जो मटेरियल था उसकी स्क्रीनिंग की गई। उसको देखा गया कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी जीनोटाइप बेहतर परफॉर्म कर रही है। फिर उसको क्लोनल सिलेक्शन पाथवे के थ्रू जो है आगे उसमें से सिलेक्शन की गई, क्लेमेटाइज करवाया गया। तो उसमें फिर सबसे जो अच्छी वैरायटी जिसने परफॉर्म किया है जिस लाइन ने, उसको फिर फर्दर जो टेस्ट उसके ट्रायल्स में से गुजार के उसकी जो बाकी अप्रूवल का होता है, स्टेप्स होते हैं, उसमें से गुजार के उसको अप्रूव करवाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो अब पंजाब सीड काउंसिल से, जैसे शुरू में मैंने प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले बात की कि उसको अप्रूव कर दिया है, तो उसका अब हम सीड भी इंशाल्लाह देंगे और टिश्यू कल्चर प्लांट्स भी फार्मर को देंगे। तो फार्मर फिर अपना उसमें से सीड डेवलप करके इसको स्केल अप करते जाएंगे इंशाल्लाह। फिर इसके साथ साथ हमने जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है कि इसको टनल को कैसे, या टनल के अंदर जिनको कैसे ग्रो करना है, तो वो इसकी टेक्नोलॉजी भी हमने फार्मर को के लिए डेवलप की है। उसको प्रिंट आउट भी किया है, उसमें ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी वो जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ हमने जो लोकल प्रोटोकॉल है जिंजर टिश्यू कल्चर का, वो स्टैंडर्डाइज किया है कि हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर या हमारे पाकिस्तान का अपना प्रोटोकॉल जिसमें हम जो टिश्यू कल्चर करते हैं उसमें उसकी माइक्रो प्रोपेगेशन से लेके हार्डनिंग तक की जो फैसिलिटी है हमारी एनवायरनमेंट के अंदर, वो सारा प्रोटोकॉल हमने स्टैंडर्डाइज किया। और फर्स्ट एवर वैरायटी ऑफ पाकिस्तान जो है आरी जिंजर 2023, वो इस इदारे ने डेवलप की है। और पिछले 2 साल में हमने 14,000 टिश्यू कल्चर प्लांट्स जो सक्सेसफुली हार्डनिंग के बाद प्रॉपर उसकी जो जिसे हम कहते हैं कि वो जब उनकी प्रॉपर हार्डनिंग हो जाती है तो अपने फार्म पे भी इसके ट्रायल लगा के उसको मल्टीप्लाई किया है। और फार्मर्स को भी हमने ये प्रोवाइड किए हैं, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, 10,000 के करीब हमने प्लांट्स फार्मर को दिए हैं और 4,000 के करीब हमने अपने फार्म पे लगाए हैं। तो इसी तरह हम एनुअली जो है वो सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स
और फार्मर डेज भी मुनक्कद करते हैं, ताकि जो इंटरेस्टेड फार्मर हैं उनको एक प्लेटफार्म दे, जहाँ कि वो अदरक को ग्रो करने का तरीका जो सही तरीका है, जिनको अपनाते हुए हमारी इन्वायरमेंट के अंदर अदरक को ग्रो किया जा सकता है, वो हम फार्मर्स को सिखाते हैं। ना सिर्फ उसको ये लेक्चर्स की फॉर्म में, पावर पॉइंट की फॉर्म में, बल्कि उसके साथ प्रैक्टिकली भी चीज़ों को परफॉर्म करके दिखाते हैं फील्ड के अंदर, ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। फिर उसके साथ साथ हम इसकी प्रमोशन भी कर रहे हैं जिंजर कल्टीवेशन की थ्रू सोशल मीडिया, और फार्मर के साथ भी हमारा नेटवर्क है। नेटवर्क इन अ सेंस के फार्मर्स को के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और इस तरह की चीज़ें और फेसबुक के ऊपर फार्मर्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो पूरी इसमें कोशिश करते हैं कि हम फार्मर को जो सही एडवाइजरी है वो दें कि ये तरीका है, ये इस तरह आप चलेंगे और इस स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो आप इसमें से प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और इसको सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ हम ये इसमें थीसिस स्टडी भी करवा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करते हैं, उनकी सारी स्टडी यहाँ कंडक्ट कराई जाती है। इसमें हम 4 थीसिस अब तक जो कंप्लीट हो चुके हैं, डिग्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं, उसमें ये जिंजर के ऊपर है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम यहाँ सुपरवाइज करते हैं। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फील्ड स्टडी के ऊपर ये पाइनियर थीसिस हैं, जो अभी इसमें असेसमेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी फॉर यील्ड एनहांसिंग पैरामीटर्स इन जिंजर, ये पहला थीसिस था। प्लांट ब्रीडिंग के स्टूडेंट थे ये साकब अली, ये आजकल हमारी टीम का हिस्सा भी हैं, रिसर्च एसोसिएट हैं हमारे इदारे में, हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट थीसिस है पाकिस्तान की हिस्ट्री का जिंजर के ऊपर फील्ड स्टडी का। फिर इसके साथ साथ ये इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सेमी कंट्रोल कंडीशन एंड प्लांटिंग ज्योमेट्री ऑन ग्रोथ, यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ जिंजर, ये उसामा लड़का हॉर्टिकल्चर का, उन्होंने इस पे काम किया, बड़ी अच्छी स्टडी है, ये भी थीसिस कंप्लीट हो चुका है। इस तरह फिर कैरेक्टराइजेशन ऑफ एक्सोटिक डिप्लॉयड एंड कॉल्चिसिन ट्रीटेड पोटैटो टेट्राप्लाइड जिंजर जर्म ब्लाग, ये बिल्कुल ये हमारा एक सेगमेंट है कि हम कॉल्चिसिन के थ्रू इसके अंदर जो टेट्राप्लाइड ही है जिंजर के अंदर उस पर काम कर रहे हैं। तो ये थीसिस स्टडी उसके ऊपर है। इस तरह फिर ये इन विट्रो रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स फॉर माइक्रो प्रोपिगेशन इन जिंजर थ्रू डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, तो ये टिश्यू कल्चर के ऊपर ये बॉटनी की एक स्टूडेंट को हमने ये इस पे थीसिस करवाया है। ये कुछ अब पिक्चर्स हैं जो डिफरेंट हमारे फील्ड के ट्रायल्स की हैं। जस्ट एक ओवरव्यू इस पे मैं देता हूँ, टाइम भी मेरे ख्याल ज़्यादा हो गया है, इसको वाइंड अप करते हैं। तो ये डिफरेंट फील्ड ट्रायल्स की पिक्चर्स हैं। ये कलर कहार के अंदर फार्मर फील्ड पे हमारी जो आरी जिंजर 2023 है, ये उसकी परफॉर्मेंस है। ये मानसेरा में एक फार्मर ने इसको ओपन लगाया था, जस्ट मल्चिंग की थी, उन्होंने हमारे साथ तस्वीरें शेयर की थी। तो ये मानसेरा की भी जो क्लाइमेट है उसके अंदर इसको ट्राई किया जा सकता है, उनके अच्छे रिजल्ट्स थे। ये जड़ावाला के अंदर फार्मर फील्ड, ये बांसों की एक सिंपल टनल बना के उन्होंने इसको 5 मरले पे लगाया था। इस साल उन्होंने इसको अपने सीड को मल्टीप्लाई करके फर्दर आगे एरिया ज़्यादा किया है। ये इस्लामाबाद के अंदर चक शहजाद में ये निश्तर फार्म के ऊपर ये जिंजर की हार्वेस्टिंग का डाटा के दौरान पिक्चर ली गई थी। इस तरह ये बल्कसर इंटरचेंज पे के करीब ये और एग्रोनिक्स फार्म की पिक्चर्स हैं। इसके साथ ये विशाल खुर्द कलर कहार के, वो भी साथ पिक्चर है लेफ्ट साइड पे नीचे। ये कुछ हमारे जो टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है हमारे इधर लैब का, ये उसकी पिक्चर्स हैं। ये लैब की जो हमारा ग्रोथ चैम्बर है, इंक्यूबेशन रूम है, उसकी पिक्चर्स हैं। ये हार्डनिंग फैसिलिटी या ग्रीन हाउस फैसिलिटी जहाँ पे हम इस प्लांट्स को हार्डनिंग करते हैं, तो इसमें टेम्परेचर कंट्रोल दिया जाता है दिन और रात में, तो फिर इसकी प्रॉपर हार्डनिंग होती है और कुछ स्पेशल केयर करनी पड़ती है जिससे प्लांट सर्वाइव करते हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा इसमें कंपैरिजन है जस्ट टॉर्च जिंजर वर्सेस जिंजर। तो लेफ्ट साइड पे आप देखते हैं ज़्यादा फोलिएज वाला हल्दी से मिलता जुलता पौधा, जिसे टॉर्च जिंजर कहते हैं। तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये दूसरा जिंजर है हमारा नॉर्मल जिंजिबर ऑफिसिनेल। तो दोनों ये टेक्निकली डिफरेंट हैं, फैमिली इनकी सेम है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हल्दी की फैमिली भी जिंजिबरेसी है, इलायची की फैमिली भी जिंजिबरेसी है। तो टेक्निकली टॉर्च जिंजर और जो ट्रू जिंजर है उसमें फ़र्क ये है कि दोनों की स्पीशीज भी डिफरेंट है और जीनस भी डिफरेंट है। जिंजर का जिंजिबर ऑफिसिनेल है, शुरू की स्लाइड में था,
और जो टॉर्च जिंजर है उसका एटलिंगरा एलिटायर, वो इसका टेक्निकल नेम है। तो अब देखने में जब राइजोम हम देखते हैं तो वो चाइना अदरक की तरह मिलता जुलता ही लगता है। तो इसमें ये है कि इसका जो अरोमा या टेस्ट जो है वो बिटर है और अनएक्सेप्टेबल है, जो जितनी कि हमने ऑर्गेनोलेप्टिकली इसको टेस्ट किया है और देखा है, तो ये अदरक का सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन इसमें खूबी ये है कि ये हाई टेम्परेचर को बियर कर लेता है, ओपन कंडीशन में हो जाता है। जैसे अदरक ओपन कंडीशन में बहुत सेंसिटिव है, अगर आपसे थोड़ी सी मिसलैंडिंग हुई, आप मॉइस्चर मेंटेन ना हुआ, हीट ज़्यादा पड़ गई, तो ये बिल्कुल वैनिश हो जाता है। तो ये टॉर्च इंजन बड़ी हद तक टेम्परेचर को बियर करता है। अब इसमें जब हम देखते हैं पूरी दुनिया में इसकी यूटिलाइजेशन ये है कि इसके तीन इस्तेमाल हैं, कि एक ऑर्नामेंटल है, और ये ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में इसको ग्रो करते हैं, और मुख्तलिफ जो जिंजर ग्रोइंग एरियाज है वहाँ भी ये ग्रो होता है। और वहाँ पे बड़ी इसकी एस्थेटिक वैल्यू है, और इस पे फिर रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं जिनको एज ए कट फ्लावर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें अगर कंजम्पशन की बात करें तो जो फ्लावर की इमेच्योर बड है वो कंज्यूम हो सकती है, इसका राइजोम कंज्यूम होने का कोई रेफरेंस नहीं मिलता प्रॉपर। और जितनी हमारी क्लाइमेट में तो इसका टेस्ट इतना ज़्यादा वो अजीब होता है कि इसको खाया नहीं जा सकता। तो अगर अब इसमें फ्लावरिंग फैसलाबाद की कंडीशन में पिछले 4 साल से हम इसको ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे थे ये, लेकिन यहाँ पे इसकी फ्लावरिंग नहीं होती फैसलाबाद की कंडीशन में। जो जिंजर है वो भी यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं करता, पिछले 7 सालों में किसी वैरायटी ने भी एक भी फ्लावर नहीं निकाला। अब खुशाइन बात यह है कि जो मैंने साइट्स आपको पिछली तस्वीरों में दिखाई हैं, जिसमें कलर कहार का रीजन है और इस्लामाबाद चक शेजाद का रीजन है, वहाँ पे कलर कहार वाली साइड पे जो ट्रू जिंजर है उसने 2 साल, पिछले दो साल के हमारे ट्रायल थे, दोनों सालों में फ्लावरिंग की है। अब इस साल हमने ये जो टॉर्च जिंजर है ये कलर कहार में भी लगाया है ट्रायल इसका, इस्लामाबाद में चक शेजाद में भी लगाया है, और बारी चकवाल जो हमारा दायरा है वहाँ भी लगाया है। अदरक के ट्रायल के साथ साथ ये टॉर्च जिंजर भी लगाया है। अगर वहाँ इसकी फ्लावरिंग होती है तो फिर ये इसके फ्लावर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन बताना यहाँ पे मैं ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि मार्केट में ना कुछ अनासर इसको ऑस्ट्रेलियन वैरायटी ऑफ अदरक कह के तो फार्मर को बड़ा महंगा इसका सीड बेचते हैं। तो वो जब लगाता है बेचारा, फिर जब उसको खाने की काम की चीज़ नहीं है तो फिर वो बॉदरनेस होती है। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए जस्ट ये है कि आपने ट्रू अदरक लगाना है। जो भी अगर आपको अदरक देता है पहले उसको टेस्ट करें, और ये जितनी प्रेजेंटेशन आपको दी है इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें फ़र्क क्या है। ये देखें, अब इसका 5 महीने की ओल्ड प्लांट की बात करें, राइट साइड पे जो चाइनीज रिवीजन की हमारी एक लाइन थी, ये 2020 की पिक्चर है। तो ये आप देख सकते हैं, और दूसरी साइड पे टॉर्च देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जब लेमैन इसको देखता है तो वो देखने में एक जैसे ही लग रहे होते हैं, लेकिन उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, स्पीशीज़ का फ़र्क है, और इवन इसका जीनस भी डिफरेंट है। तो फ्लावर अगर इसमें इंड्यूस होता है तो फिर ये काम की चीज़ है, अदरवाइज ये ऑर्नामेंटल प्लांट तो है, इसको चला रहे हैं, चले, इसमें कोई सिलेक्शन ऐसी होती है या फ्यूचर में हम कोई फेवरेबल कंडीशन दे के फ्लावरिंग आ जाती है, इसको क्रॉसिंग में ट्रू जो जिंजर है उसके अंदर क्रॉसिंग करवा के टेस्ट रह जाए असली जिंजर का, और उसमें अगर हीट टॉलरेंस या जो एनवायरनमेंट को विद स्टैंड करने की एबिलिटी है वो अगर टॉर्च वाली आ जाए तो फिर ये फ्यूचर हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। ये सारी हमारी कंप्लीट प्रेजेंटेशन थी आज की। अब मेरा ख्याल क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो उसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो वेलकम।